हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं HTET PGT 2026 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल देने वाला महालनोबिस मॉडल प्रमुख था? ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो महालनोबिस मॉडल किसमें था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सुधारक की पुस्तक गुलामगिरी जाति उत्पीड़न की आलोचना करती है? BR अम्बेडकर की, ज्योतिबा राव फूले की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या फिर MG रानाडे की? तो गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा राव फूले की। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा निदेशक सिद्धांत सामाजिक न्याय और असमानताओं के न्यूनीकरण को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48(1), अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 38। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किस प्रावधान से सुनिश्चित होता है? अनुच्छेद 15(4) में, अनुच्छेद 243(j) में, अनुच्छेद 243(d) में या फिर अनुच्छेद 46 में? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किस में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, 243(d) में। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारतीय नगरों में प्रारंभिक औद्योगिकरण की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए बंदरगाहों के पास कपास और जूट मिलों पर अत्यधिक निर्भरता थी। ऑप्शन बी राज्य स्वामित्व वाले औद्योगिक परिसरों का उत्पादन में प्रभुत्व। ऑप्शन सी कारखानों द्वारा शिल्पकला उत्पादन की पूरी तरह से जगह लेना या फिर ऑप्शन डी आंतरिक क्षेत्रों में फैला विविधीकृत उच्च तकनीकी उत्पादन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बंदरगाहों के पास कपास और जूट मिलों पर अत्यधिक निर्भरता। नेक्स्ट है, अधिगम अर्थपूर्ण बनता है जब विषय वस्तु रटी जाए, शिक्षार्थी नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ता है, शिक्षक कक्षा पर हावी हो या फिर बार बार मूल्यांकन हो। तो अधिगम अर्थपूर्ण कब बनता है? तो शिक्षार्थी जब नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ता है तब अधिगम अर्थपूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल केंद्रित कक्षा की विशेषताएं हैं। क्या है? शिक्षक अधिक बोलता है, छात्र सक्रिय भागीदारी से सीखते हैं या फिर केवल पाठ्यक्रम पूरा करना होता है या कठोर अनुशासन लागू करना होता है? तो बाल केंद्रित कक्षा की क्या विशेषताएं हैं? तो यह विशेषता है छात्र सक्रिय भागीदारी से सीखते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए सर्वोत्तम रणनीति है। क्या है? जोर से वही समझाना, उनकी उपेक्षा करना या फिर व्यक्तिगत सहायता व समय देना या गलतियों पर दंड देना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सहायता व समय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि है एक सामान्य क्षमता होती है, केवल शैक्षिक क्षमता होती है, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक क्षमताएं होती हैं या जन्म से स्थिर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक क्षमताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सकारात्मक कक्षा वातावरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए बार बार दंड, शिक्षक केंद्रीय शिक्षण, शिक्षार्थी विविधता का सम्मान या फिर भय आधारित अनुशासन? तो इस पेपर में ज़्यादातर साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, शिक्षार्थी विविधता का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिशु
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति 100 जीवित जन्म पे, 10,000 जनसंख्या पे, 1,000 जनसंख्या पे, 1,000 जीवित जन्म पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1,000 जीवित जन्म पे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसके बाद हम लोग इसे बताना है कि कौन सही ढंग से सुमेलित है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आयु प्रत्याशा। आयु प्रत्याशा क्या होती है? एक नवजात शिशु कितने वर्ष जीने की उम्मीद कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना साक्षरता दर निम्नलिखित आयु वर्ग के व्यक्तियों में पाई जाती है, मापी जाती है। ऑप्शन ए 15 वर्ष या उससे ऊपर के, 7 वर्ष या उससे ऊपर, 5 वर्ष और उससे ऊपर, या फिर 10 वर्ष और उससे ऊपर। तो साक्षरता दर कितने आयु के व्यक्तियों से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों से। नेक्स्ट है, भारत में नेक्स्ट है 20वीं सदी की धीमी शुरुआत के बाद किस दशक में जनसंख्या वृद्धि में पहली स्पष्ट तेजी दिखी थी? 1951 to 61, 1921 to 31, 1941 to 51, 1911 to 1921। तो जनसंख्या वृद्धि किस में तेजी दिखी थी, किस ईयर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 to 31 में। नेक्स्ट है, सामाजिक पारिस्थितिकी का मूल विचार किस कथन में सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया है? ऑप्शन ए, मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय सीमाओं को स्थायी रूप से समाप्त कर देती है। ऑप्शन सी, सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर निर्भर और सह विकासशील होते हैं। ऑप्शन डी, संस्कृति प्रकृति को पूरी तरह निर्धारित करती है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि सोशल इकोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया था समाजशास्त्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर निर्भर और सह विकासशील होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस विशेषज्ञ ने 1950 to 60 के दशक में अनुभवजन्य फील्ड वर्क का उपयोग करके ग्रामीण अध्ययन परंपरा की शुरुआत की? ऑप्शन ए, इरावती कर्वे ने। ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी, ए.आर. देसाई ने। या फिर ऑप्शन डी, जी.एस. खुरिये ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है, बेबर की वस्टेयन संकल्पना किस पद्धतिगत फोकस पर जोर देती है? ऑप्शन ए दिया गया है अर्थ की व्याख्यात्मक समझ पर। ऑप्शन बी, जैविक नियतिवाद पे। ऑप्शन सी, शुद्ध सांख्यिकी सहसंबंध पे। या फिर ऑप्शन डी, गति के कारणात्मक नियम पर। तो वस्टेयन वाला जो क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थ की व्याख्यात्मक समझ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूंजीवाद के अधिशेष मूल्य कैसे उत्पन्न होता है? इसके लिए मार्क्स के सिद्धांत में कौन सा तंत्र सर्वोत्तम स्पष्टीकरण देता है? ऑप्शन ए दिया गया है उत्पादन में श्रम शक्ति का शोषण। ऑप्शन बी, केवल बाजार विनिमय की असमानता। ऑप्शन सी, राज्य की कर नीति। या फिर ऑप्शन डी, वर्ग संबंधों से स्वतंत्र तकनीकी नवाचार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, उत्पादन में श्रम शक्ति का शोषण, कार्य दिवस का अवैतनिक भाग। नेक्स्ट है, दुर्खीम यांत्रिक और जैविक एकजुटता में भेद करते हैं। जैविक एकजुटता में व्यक्तियों को मुख्य रूप से क्या बांधता है? ऑप्शन ए दिया गया है साझा कुटुंब संबंध होते हैं, सामूहिक चेतना की समानता, श्रम विभाजन से उत्पन्न पारस्परिक निर्भरता। या फिर दमनकारी विधि का प्रभुत्व। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, श्रम विभाजन से उत्पन्न पारस्परिक निर्भरता। नेक्स्ट दिया गया है, खुरिये के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संबंध पद्धतिगत रुख कौन सा है? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय प्रमाण बिना काल्पनिक दर्शन। ऑप्शन बी, पाठ्य ऐतिहासिक विश्लेषण और
प्रत्याशिक अवलोकन का संयोजन, ऑप्शन सी केवल मात्रात्मक सर्वेक्षण पद्धति या फिर केवल सहभागिता अवलोकन बिना पाठ स्रोतों के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाठ्य ऐतिहासिक विश्लेषण और प्रात्यक्षिक अवलोकन का संयोजन। नेक्स्ट है, वर्ण और जाति के संबंध को घुरिए कैसे समझाते हैं। तो वर्ण और जाति हर संदर्भ में समान बताते हैं, या फिर वर्ण का कोई पाठ्य आधार नहीं है, जाति पूरी तरह आधुनिक है। ऑप्शन सी दिया गया, वर्ण आदर्श प्रकार है, जातियां स्थानीय प्रायोगिक समूह हैं जो अपूर्णतः मेल खाती हैं। और ऑप्शन डी है, जातियां अनौपचारिक अस्थायी क्लब हैं, अनुष्ठानिक क्रम के असंबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण आदर्श प्रकार है जबकि जातियां स्थानीय प्रायोगिक समूह है जो अपूर्णतः मेल खाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीपी मुखर्जी की बौद्धिक प्रवृत्ति भारतीय समाजशास्त्र में किस प्रकार सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होती है। ऑप्शन ए दिया गया है, इतिहास और अर्थव्यवस्था को समाहित करने वाला मार्क्सवादी प्रवृत्ति वाला सांस्कृतिक समाजशास्त्र। ऑप्शन बी, दृढ़ प्रत्यक्षवाद के साथ संरचनात्मक कार्यवाही सहमति सिद्धांत। ऑप्शन सी, अनुभवजन्य तथ्यों से पृथक शुद्ध इंडोलॉजिकल रोमांटिसिज्म। ऑप्शन डी, व्याख्या पर आंकड़ों को प्राथमिकता देने वाला मात्रात्मक औपचारिकतावाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इतिहास और अर्थव्यवस्था को समाहित करने वाला मार्क्सवादी प्रवृत्ति वाला सांस्कृतिक समाजशास्त्र। क्योंकि डीपी मुखर्जी अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाते थे, तो ये मार्क्सवादी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिंग दलित वीमेंस टेस्टिमोनीज की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए, वंदना शिवा। ऑप्शन बी, शर्मिला रेगे। ऑप्शन सी, कुमकुम सेनगारी। ऑप्शन डी, उमा चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शर्मिला रेगे। नेक्स्ट है, देसाई की कौन सी कृति भारत में राजनीतिक शक्ति और सामाजिक संरचनाओं के संबंध का अध्ययन करती है। ऑप्शन ए दिया गया है, भारत में राज्य और समाज। ऑप्शन बी, भारत का विकास पथ। ऑप्शन सी, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे हिंदी में बुक्स के दे दिए गए हैं, तो आप लोग इंग्लिश में देखकर इसका राइट आंसर बता सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत में राज्य और समाज, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा है प्रतिदर्श एक विशाल समूह का लघु उत्तर प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए, गुडेम हार्ट ने, पीवी यंग ने, बोगार्डस ने, या फिर HP यंग ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोगार्डस ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंभाविता निदर्शन का एक प्रकार है। ऑप्शन ए, अभ्यांश या कोटा निदर्शन, निदर्शन स्तरीय निदर्शन, या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, देव निदर्शन यानी कि रैंडम सैंपलिंग, और क्षेत्रीय निदर्शन यानी कि एरिया सैंपलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट है, तथ्य संकलन की किस विधि को बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी संदर्भित किया है। ऑप्शन ए, अवलोकन विधि को, साक्षात्कार विधि को, एकल अध्ययन विधि को यानी कि केस स्टडी मेथड को, या फिर अनुसूची विधि यानी कि शेड्यूल्ड मेथड को। तो किसने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा है, किसे कहते हैं, बर्गेस ने कहा ये। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केस स्टडी मेथड को। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोई भी सोच जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है कहलाती है। ऑप्शन ए, शुद्ध शोध यानी कि प्योर रिसर्च। ऑप्शन बी, व्यवहारिक शोध यानी कि अप्लाइड रिसर्च, आदर्श शोध आइडियल रिसर्च, या फिर क्रिया शोध एक्शन रिसर्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुद्ध शोध यानी कि प्योर रिसर्च। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री विश्लेषण के किसी क्षेत्र के संहिताकरण के लिए एक उपकरण को संदर्भित करने के लिए पैराडाइम का उपयोग किसने किया है।
ऑप्शन ए कार्ल पॉपर ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी जे.एस. मिल ने, या फिर ऑप्शन डी आर.के. मर्टन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर.के. मर्टन ने। नेक्स्ट है, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्नलिखित विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है। ऑप्शन ए दिया गया है, 1 2 3 4 कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन दिया गया, एक जाति हावी हो जाती है जब वो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, जाति संस्करण में ऊंचा स्थान होना चाहिए, संख्यात्मक रूप से बड़ी होनी चाहिए, या फिर आय का शहरी स्रोत होना चाहिए। तो निम्न संकेतक में से आपको सही उत्तर बताना है कि प्रभु जाति की कौन सी विशेषताएं एम.एन. श्रीनिवास ने बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी 1 2 3 4, ये चारों ही विशेषताएं एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की बताई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, पश्चिम में 19वीं सदी में समाजशास्त्र के उभरने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए सिर्फ औपनिवेशिक विस्तार, मध्यकालीन शास्त्रीय परंपरा की निरंतरता, या फिर औद्योगिक क्रांति और सामाजिक उथल पुथल, या धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन। तो समाजशास्त्र के उभरने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औद्योगिक क्रांति और सामाजिक उथल पुथल। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है 123 से 127 तक, और ये ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन नीचे दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है, समाजशास्त्र का मूल्य निरपेक्ष विज्ञान है, समाजशास्त्री समाज का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और 124 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, और कारण है इसका अधिगम अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन ऊपर स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न भूमिकाओं की अपेक्षाएं टकराती हैं, और कारण है इसका भूमिका तनाव एक ही भूमिका के भीतर विरोधाभासी अपेक्षाओं के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि एक ऑप्शन कथन में पूछा गया भूमिका संघर्ष की बात कर रहा है और कारण में भूमिका तनाव की बात की गई है, तो इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ापन सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करता है, और इसका कारण दिया गया है, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से अधिक तेजी से बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि सांस्कृतिक पिछड़ापन सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करता है। कथन तो सही है, किंतु आर गलत है। अभौतिक संस्कृति नहीं, बल्कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में अधिक तेजी से बदलती है। इसे ही हम लोग कल्चरल लैग कहते हैं। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कल्चरल लैग की कंसेप्ट किसने दिया था। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निचली जातियां ऊंची जातियों की प्रथाएं अपनाती हैं, और कारण है यह प्रक्रिया आमतौर पर सरकारी अभिलेखों में जाति की तुरंत विधिक पुनर्वर्गीकरण कर देती है। और इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन ए सही है, किंतु कारण गलत है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, कथन ए सही है, आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाज को स्वतः सिद्ध यानी कि सुई जेनेरिस
वास्तविकता मानने का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए समाज को व्यक्तिगत मनोविज्ञान तक सीमित किया जा सकता है, समाज व्यक्तियों की मंशाओं से स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, ऑप्शन सी समाज केवल एक कानूनी संरचना है और ऑप्शन डी समाज जैविक रूप से निर्धारित है। तो सुई जेनेरिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इमाइल दुर्खिम ने। तो उसी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, समाज व्यक्ति की मंशाओं से स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, संदर्भ समूह व्यक्ति को मुख्यतः किस माध्यम से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष सदस्यता, ऑप्शन बी बल प्रयोग, ऑप्शन सी मानदंडात्मक तुलना एवं आकांक्षा और ऑप्शन डी कानूनी बाध्यता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानदंडात्मक तुलना एवं आकांक्षा। नेक्स्ट है, प्रधान परिस्थिति मास्टर स्टेटस की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन ने, ऑप्शन बी एवरेट ह्यूज ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन ने, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस ने। तो मास्टर स्टेटस की बात कौन करता है? एवरेट ह्यूजेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनॉप्टिकॉन को लगातार किस विचारक से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर से, कार्ल मार्क्स से, माइकल फूको से या फिर पार्सन्स से। तो पेनॉप्टिकॉन की बात कौन करता है? फूको। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट बीरस्टीड, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी फुक्स एबाग। रोल एग्जिट की बात कौन करता है? तो इसकी बात करते हैं फुक्स एबाग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय संबंधों में कौन सा विवाह प्रकार उत्तर भारत की तुलना में पारंपरिक रूप से अधिक स्वीकार्य है? ऑप्शन ए नियोग या लेविरेट, ऑप्शन बी क्रॉस कजिन मैरिज, ऑप्शन सी समान गोत्र विवाह यानी कि सेम गोत्र मैरिज, ऑप्शन डी पैरेलल कजिन मैरिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉस कजिन मैरिज दक्षिण भारत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विवाह को पुरुष और स्त्री का ऐसा संघ जिसमें उत्पन्न संतानें वैध मानी जाती हैं किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर ने, ऑप्शन बी वेस्टरमार्क ने, ऑप्शन सी हार्टन एवं हंट ने, ऑप्शन डी मर्डॉक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टरमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से विवाह कहलाता है? ऑप्शन ए लेविरेट, ऑप्शन बी सोरोरेट, ऑप्शन सी बहुपति विवाह, ऑप्शन डी अनुलोम विवाह। तो आप लोग ये जो छोटे छोटे से टर्म्स हैं इनको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी इसका नहीं पूछा जाता, इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोरोरेट कहते हैं यानी कि साली विवाह। नेक्स्ट है, स्टेट एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वर्जीनिया खाखा, रोमिला थापर, के.एस. सिंह या फिर एल.के. महापात्र। स्टेट एंड ट्राइब्स इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, तो इम्पॉर्टेंट बुक है और इसके जो राइटर हैं वह हैं ऑप्शन ए वर्जीनिया खाखा। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जी.एस. कुरिये। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सी आधुनिक रणनीति आदिवासी भाषाओं को आदिवासी पहचान के हिस्से के रूप में संरक्षित करने में सबसे अधिक मदद करती है? तो ऑप्शन है बच्चों को पढ़ना और लिखना सीखने से रोकना, ऑप्शन बी केवल बुजुर्ग पीढ़ियों का पर भाषा को मौखिक रूप से संचालित करने के लिए निर्भर रखना, ऑप्शन सी द्विभाषी शिक्षा और समुदाय द्वारा संचालित भाषा प्रलेखन विकसित करना, और ऑप्शन डी दिया गया है आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय या प्रमुख भाषाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विभाषी शिक्षा और समुदाय द्वारा संचालित भाषा प्रलेखन विकसित करना। नेक्स्ट दिया गया है, पूंजीवाद क्या है? ऑप्शन दिया गया है राज्य सभी व्यवसायों का मालिक है,
बाजार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ऑप्शन सी, निजी स्वामित्व और लाभ के लिए व्यापार किया जाता है। ऑप्शन डी, कीमतें परंपरा से तय होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निजी स्वामित्व और लाभ के लिए व्यापार होता है पूंजीवाद में। नेक्स्ट दिया गया है 1991 के उदारीकरण बजट से जुड़े भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी, यशवंत सिन्हा। ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी, पी चिदम्बरम। तो 1991 में कौन था पीएम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है किस घटना ने विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना को चिन्हित किया? तो ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस घटना से संबंधित है WTO। प्लाजा समझौता, मार्शल योजना, शीत युद्ध का अंत, उरुग्वे दौर का समापन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1989 में शीत युद्ध का अंत। सी इज द राइट आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सही कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पारिस्थितिकी आंदोलनों की परिभाषित विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, सिर्फ करिश्माई प्रजातियों का संरक्षण। ऑप्शन बी, नीतिगत वकालत से बचना। ऑप्शन सी, स्थिरता, जैव विविधता और पर्यावरणीय न्याय पर बल। और ऑप्शन डी, केवल शहरी नियोजन पर केंद्रित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थिरता, जैव विविधता और पर्यावरणीय न्याय पर बल। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन की एक प्रमुख पहचान क्या है मानी जाती है? ऑप्शन ए है कानूनी संस्थान की स्थापना। अल्पकालिक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी, शुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ की खोज। और ऑप्शन डी है संगठित सामूहिक कार्यवाही और साझा लक्ष्य। तो सामाजिक आंदोलन की एक प्रमुख पहचान क्या मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगठित सामूहिक कार्यवाही और साझा लक्ष्य होता है। नेक्स्ट दिया गया है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, में लगान माफ़ी की मांग किस कारण से थी? ऑप्शन ए, नील की जबरी से। ऑप्शन बी, अकाल व फसल चौपट। ऑप्शन सी, युद्धकालीन महंगाई। ऑप्शन डी, महाजनी भूमि हड़प से। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है आपसे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकाल व फसल चौपट। नेक्स्ट है BP वाडिया सम संगठन में किस योजना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट का मसौदा तैयार करना। ऑप्शन बी, INTUC की स्थापना करना। ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन के गठन में नेतृत्व। और ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है 1946 की नेवल रेटिंग्स विद्रोह का नेतृत्व करना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन के गठन में नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का आयोजन कौन सा था? ऑप्शन ए है नागपुर दीक्षा भूमि धर्मांतरण 1956, पूना पैक्ट एक्ट, महाड़ तालाब सत्याग्रह या फिर बैकोम सत्याग्रह। तो किस घटना से प्रभावित होकर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? नागपुर दीक्षा भूमि धर्मांतरण जो कि 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेवा की स्थापना किस शहर और वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए, दिल्ली 1966, बेंगलोर 1980, अहमदाबाद 1972 या फिर मुंबई 1975। तो सेवा की स्थापना हुई थी अहमदाबाद में 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारत में पारिस्थितिकी नारीवाद से किसका जुड़ाव अधिक है? ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय का। ऑप्शन बी, एनी बेसेंट का। ऑप्शन सी, वंदना शिवा का या फिर ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू का। तो इको फेमिनिस्ट सबसे बड़ी कौन मानी जाती हैं इंडिया में? वंदना शिवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करते हैं जिससे कि हमें आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम उससे रिलेटेड जितने भी उसके ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में और अधिक अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि परीक्षा में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला मुद्रित अखबार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए संचार दर्पण 1818 को, बंगाल समाचार पत्र या फिर हिकी की गजेट 1780 को, द हिंदू 1878 को और बॉम्बे समाचार 1822 को। तो ये जो भी है समाचार पत्र दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप लोग इसका ईयर याद कर लीजिएगा। और ये जो यूपी में जीआईसी और जीडीसी का पेपर होता है उसमें जो जीएस का पार्ट आता है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन समाचार पत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल समाचार पत्र हिकी की गजेट 70-80 में। और नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, यही क्वेश्चन लास्ट आया था, 1990 के दशक से वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन ए किसानों के लिए समान मूल्य स्थिरता, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता और सभी कृषि निर्यात पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी घरेलू सहायता नीतियों का पूर्ण हटना और ऑप्शन डी है वैश्विक बाजारों और मानकों से अधिक एकीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैश्विक बाजारों और मानकों से अधिक एकीकरण। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इतना ही ये पेपर आया था। आप लोग इसमें से बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक या नए पेपर के सॉल्व के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।